जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दोस्तों न्यूमेरिकल का 2 से 3 सीरीज और बचा हुआ है, जिसमें से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों CBT 1 और CBT 2 ALP का दोनों में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से थोड़ा दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 माइक्रो एम्पियर का माइक्रो वोल्ट का काट दे। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 माइक्रोवोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है हमारा। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, कितना दिया गया है? 3 माइक्रोवोल्ट। करंट जो दिया गया है, आई बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है? आई कितना दिया गया है? 15 माइक्रो एम्पियर। ओम्स लॉ के अनुसार दोस्तों हम क्या जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर। ये हमारा क्या है? ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है हमारा? आई आर। तो V बराबर जब हमारा यहाँ पे 3 माइक्रो वोल्ट दिया है, आई बराबर 15 माइक्रो वोल्ट दिया है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 15। ये 15 उधर चला जाएगा बराबर के उस पर, यानी कि 3 का 3, 3 बचे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, 5 दूना 10, यानी कि 2 माइक्रो ओम हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो ओम। 2 माइक्रो 2 माइक्रो ओम हो जाएगा। 2 माइक्रो ओम हो जाएगा, यानी 0.2 माइक्रो। तो यहाँ पे हम स्पष्ट लिख सकते हैं कि 0.2 माइक्रो ओम जो हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर का होगा। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वॉट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? धारा कितनी होगी? तो क्या दिया गया दोस्तों, सबसे पहले हमारा यहाँ क्या दिया गया है? वोल्टेज दिया गया है, जो कि कितना है? 20 वोल्ट है। अगर पावर की बात करें, वॉट हमारा किसका यूनिट होता है? पावर की, शक्ति की। तो पावर या शक्ति हमारा कितना दिया गया है? 10 वॉट दिया गया है। तो पावर बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों? वी आई होता है। क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। कभी कभी दोस्तों पावर बराबर हमारा, जैसे कि क्या जानते हैं, जो शक्ति होता है हमारा, कार्य या तो वर्क या तो एनर्जी, कार्य वर्क या तो ऊर्जा, बट्टा क्या होता है? समय होता है। कार्य या ऊर्जा या हीट या समय कुछ भी होता है, ये क्या होता है? शक्ति होता है। इसका मतलब पावर या तो शक्ति होता है, पावर या शक्ति होता है। तो पी बराबर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में पी इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। तरह तरह का दोस्तों आगे कंसेप्ट है, देखिए, देखते हैं, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पी इक्वल टू कितना है दोस्तों हमारा? 10 वोल्ट है। तो पी की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 वोल्ट। और वोल्टेज की जगह पर कितना दिया गया है? 20 वोल्ट। तो यहाँ पे 20 रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? करंट को निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 20 को बराबर उस पार ले जाएंगे, यानी कि 10/20। तो 20 से जब यहाँ पे अगर काटेंगे तो 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा? 1/2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। तो करंट जो हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। करंट क्या होगा? करंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा, यानी कि आई बराबर करंट कितना हो जाएगा? तो करंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आई, करंट हमारा आई को दर्शाता है, 0.5 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? यहाँ पे भी दोस्तों क्या पूछा गया है? करंट पूछा गया है। यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों दो केस हमारा बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाया गया है। तो पहले वोल्टेज मान लेते हैं कितना था, V1 था, जो कि कितना है 50 वोल्ट है, और पहले करंट कितना था 5 एम्पियर था। तो 50 वोल्ट के करेंट 50 वोल्टेज के साथ जो करंट सप्लाई होता है वो 5 एम्पियर का होता है। तो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। अभी बताते हैं दोस्तों, देख लीजिए, पहले हम डाटा को लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर वोल्टेज को V1 से क्या कर दिया गया, V2 कर दिया गया, यानी कि वोल्टेज 110 वोल्ट हो गया। तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, तब जो यहाँ पे करंट सप्लाई होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई रजिस्टर, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रजिस्टर, जैसा कि दोस्तों ये हमारा क्या है, एक रजिस्टर है, या तो यहाँ पे कोई बल्ब है, या तो कोई क्या है, बल्ब है, या तो कोई फ्रिज है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी कनेक्शन में या तो बल्ब जलाते हैं, या तो फ्रिज जलाते हैं, या तो एसी जलाते हैं, या तो पंखा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज को या करंट को अवशोषित करता है, जिससे हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर या तो रेजिस्टेंस होता है, या प्रतिरोधक होता है। तो यहाँ पे पहले जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा था, तो उस टाइम कितना वोल्टेज दिया जा रहा था, 50 वोल्ट दिया जा रहा था। कितना, 50 वोल्ट दिया जा रहा था। तो जब 50 वोल्ट दिया जा रहा था, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू से जो करंट पास हो रहा था, वो कितना करंट पास हो रहा था, 5 एम्पियर करंट पास हो रहा था। करंट कितना पास हो रहा था, 5 एम्पियर करंट पास हो रहा था। तो अब एक बात यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर इस बल्ब रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या है, वही होगा, सेम होगा। अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज को क्या बोला कि बढ़ा दिया, वोल्टेज को 50 से क्या किया गया, 50 से 110 वोल्ट कर दिया गया, वोल्टेज को बढ़ा दिया गया, वोल्टेज को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो हमारा था वही है। रेजिस्टेंस क्या है, जो प्रतिरोध लगाया हुआ था, या फ्रिज या बल्ब या उपकरण जो भी था, वही उपकरण अभी भी लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस हमारा उसमें क्या होगा, सेम सप्लाई होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम सप्लाई होगा, यानी कि उसी रेजिस्टेंस पर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो यानी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, दोनों के केस में वोल्टेज 50 वोल्ट तक तब भी, और 110 वोल्ट हो जाएगा तब भी, रेजिस्टेंस दोनों का यानी कि R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, R2, तो R1 बराबर R2 रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस को हमें दोनों को बराबर करना है, तो V अपन क्या करेंगे, आई करेंगे, V अपन क्या करेंगे, आई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, V1 अपॉन I1 बराबर V2 अपॉन I2, ये हमारा यहाँ पे रिलेशन निकल करके आ जाएगा, निकल करके आएगा। अब इसी में क्या करेंगे, V1 बराबर हमारा कितना है, 50 वोल्ट है, और I1 बराबर कितना है, 5 एम्पियर है, और V2 बराबर हमारा कितना है, 110 वोल्ट है, और I2 बराबर यहाँ पे हमारा कितना होगा, I2 यहाँ पे निकालना है, तो I2 यहाँ पे रखेंगे। अब I2 जब इसको अगर काटते हैं तो 5 में 5, 5 रहे 10, अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि I2 जो करंट निकल करके आएगा 11 एम्पियर होगा। I2 करंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर करंट सप्लाई होगा, जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब। जब 50 वोल्ट था तो कितना करंट फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर का, लेकिन जब हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया और उपकरण हमने वही रखा, तो क्या हुआ, जो करंट था वो 5 एम्पियर से बढ़ करके 11 एम्पियर हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों एक तरीका से और बना सकते हैं, इसको दोस्तों एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे कि देखिए,
इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस को निकालेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, R1 यहाँ पे रखेंगे और V1 बराबर कितना हमारा 50 और करंट कितना सप्लाई हो रहा है 5 एम्पियर का। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना निकल करके आएगा, रेजिस्टेंस जो निकल करके आएगा वो 10 ओम निकल करके आएगा। तो R1 बराबर रेजिस्टेंस क्या निकला, 10 ओम निकल करके आ गया। R1 रेजिस्टेंस 10 ओम निकल करके आ गया। और हम क्या जानते हैं कि R1 जो है वो R2 रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी कि R2 भी जो होगा वो 10 ओम का ही होगा, वो 10 ओम का ही होगा। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट चाहिए, यानी कि I2 बराबर, तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है IR। हमें यहाँ पे करंट चाहिए I2, तो I2 इधर बराबर किस पर ले जाएंगे, यानी कि V अपॉन R, V अपॉन R। वोल्टेज की जगह पर क्या है 110 वोल्ट और करंट कितना है 10 एम्पियर का। तो यहाँ पे 10 यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I2 जो करंट हो जाएगा वो 11 एम्पियर का हो जाएगा, 11 एम्पियर का हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे डी नंबर का आंसर हो जाएगा फिर तो। एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी, फ्यूज तार का रेटिंग क्या होगा। यानी कि दोस्तों रेटिंग का मतलब क्या है, फ्यूज तार में करंट जो सप्लाई होगा वो कितना सप्लाई होगा, करंट कितना सप्लाई होगा ये पूछा गया है। तो वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया है 240 वोल्ट दिया गया है। और जो पावर की बात करें दोस्तों, पावर कितना दिया गया है, तो पावर 1.5 किलो वाट दिया गया है। तो किलो वाट को हटाने के लिए क्या करेंगे, के मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 यानी कि 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर जो हो जाएगा 1500 वाट आ जाएगा। पावर क्या होगा 1500 वाट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, जो पावर और वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमारा क्या होता है P इक्वल टू वी आई। यहाँ से हमें क्या चाहिए करंट चाहिए, तो P अपॉन V। तो पावर की जगह पर हम क्या रखेंगे 1500 और V बराबर कितना है 240 वोल्ट। 240 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठी 24, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर ये कटेगा क्या 8 एका 8, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 दूना 16, फिर 4 8 पचे 40, यानी कि 6.25 एम्पियर, 6.25 एम्पियर का करंट सप्लाई होगा फ्यूज के माध्यम से। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे फ्यूज में तार की रेटिंग क्या है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि हमें क्या निकालना है इसमें, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। फिर यहाँ पे क्या है यूनिट को देखिए, ये एम्पियर है, यहाँ पर भी एम्पियर है, यहाँ पर भी एम्पियर है, यहाँ पर भी एम्पियर है। तो एम्पियर किसका मात्रक या यूनिट होता है, करंट का मात्रक होता है। तो यहाँ से हम आराम से समझ जाते हैं कि क्या निकालना है, करंट को निकालना है। क्या निकालना है, करंट को निकालना है। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। फिर देखिए दोस्तों फिर डाटा को लिखिए, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 10 ओम का दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया है 140 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, धारा की गणना कीजिए, यानी कि धारा मतलब क्या होता है हमारा करंट पूछा गया है। तो फिर यहाँ पे जब भी वी आई आर आया इसका मतलब ओम्स लॉ ही लगेगा, ओम्स लॉ ही लगेगा, V इक्वल टू आई आर। तो V के स्थान पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट को इस पार ले जाते हैं V अपॉन आर। वोल्टेज कितना दिया गया है 140 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, 10 ओम का 1 0 से 1 0, करंट जो हो जाएगा 14 एम्पियर हो जाएगा।
करंट कितना होगा, करंट 14 एम्पियर का फिर सप्लाई होगा। तो यहाँ पे 14 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, 14 एम्पियर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर का। तो ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यदि आप सॉरी यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, यानी कि जो करंट सप्लाई हो रहा है वो क्या है, आई है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है। आवेश मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यू क्यू होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो क्या होता है, क्यू होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर फिर से पर काट दे, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम में निर्धारित किया जा सकता है, किसके माध्यम में निर्धारित किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एएलपी के 17 अगस्त 2018 को पूछा गया है, 17 अगस्त 2018 को पूछा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ डाटा को दोस्तों लिखते चलना है। क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है, एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और डाटा जो भी होगा उसको साथ ही साथ लिखते चलना है। तो आई बराबर करंट दिया गया है, क्या दिया गया है, विद्युत धारा आई जो है वो करंट दिया गया है, आई है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, नहीं हल्का से पीछे काट देना। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है दोस्तों, ई है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई है। तो ई बराबर कितना होता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इस वैल्यू को यहाँ पे नहीं लेना है, ई के स्थान पर ई ही रखना है, ई के जगह पर ई ही लेना है। तो टी सेकेंड में यानी कि समय जो दिया गया है टी दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से यानी कि किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके माध्यम से हम दर्शाते हैं, एन के माध्यम से दर्शाएंगे। किसके माध्यम से दर्शाएंगे, एन के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला को समझिए। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। और Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, और Q इक्वल टू एन ई होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है कि Q और Q बराबर आई टी और Q बराबर एन ई है। और Q यहाँ पे दोनों के केस में हमारा क्या है, चार्ज है। तो अगर Q1, अगर ये Q और Q आपस में बराबर है, इसका मतलब Q और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आई टी होगा वो एन ई के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि करंट और समय का जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई टी इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, आई टी इक्वल टू एन ई। तो एन का हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। तो एन को बराबर के उस पार अगर हम हम एन का मान चाहिए। अब इन दोनों को क्या करते हैं, पहले आपस में एक दूसरे को पूरे के पूरे चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो एन बराबर हमें यहाँ चाहिए, तो एन बराबर चाहिए, तो ये हमारा ई क्या है, इसके प्रोडक्ट में है, गुना में है। तो जब ये गुना में होगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो एन इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा किसके माध्यम से दर्शाया जा सकता है, आई टी अपॉन ई, आई टी अपॉन ई, यानी कि करंट, टाइम और इलेक्ट्रॉन की संख्या के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया गया है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है, सी नंबर के ऑप्शन में
दिया गया है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।